सन 2.2 संथाल अगुआ बासिंदे, संथाल अगुआ बासिंदे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सन 1810 के, यानी 1810 जब प्रारंभ हुआ के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, यानी 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा था, जो राजमहल की पहाड़ियां थी जिसके इर्द गिर्द पहाड़ियां लोग रहा करते थे, उसी का एक हिस्सा था। उसको पार किया, किसने पार किया? बुकानन ने। कौन से पहाड़ी को? गंजूरिया पहाड़ को उसने पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। यानी चट्टानी प्रदेश से वो उस गंजूरिया पहाड़ को पार करता हुआ चट्टानी प्रदेश के एक भाग में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था। कैसा गांव था? बहुत पुराना गांव था, पर उसके आसपास की ज़मीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। यानी उसके आसपास की ज़मीन थी, खेती करने के लिए उसको अभी अभी साफ किया गया। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ज़मीन खेती करने के लिए साफ की जाती थी और उस पर खेती की जाती थी। वहाँ के भूदृश्यों को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई। यानी जब उसने उस भूदृश्य को देखा, बुकानन ने वहाँ की ज़मीन को देखा, गंजूरिया पहाड़ी के आसपास के पार करके एक चट्टानी प्रदेशों में जब पहुँचा तो एक पुराना गांव देखा। जब वहाँ के उसने भूदृश्य को देखा तो उसने देखा कि यहाँ की तो काया ही पलट गई, पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था वो क्षेत्र। और वहाँ पर उसको एक पता चलता कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से काया कैसे पलटी? मनुष्य के श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है। उसने क्या लिखा कि गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। जब उसने देखा गंजूरिया इलाके में अभी अभी जुताई की गई है, मानव श्रम का समुचित प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पहले वन प्रदेश था आज वहाँ कृषि योग्य भूमि तैयार थी। तब जाकर के उसने देखा कि इस इलाके को कितनी शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यानी बुकानन सोचने लगा कि इस क्षेत्र की सुंदरता है, यहाँ की समृद्धि है, इसको तो किसी विश्व के किसी भी सुंदर क्षेत्र जैसे क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, मतलब वहाँ की ज़मीन कैसी है? चट्टानी है, जहाँ चट्टानें पाई जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। बुकानन कहता है ज़मीन तो यहाँ की चट्टानी है, लेकिन ये ज़मीन इतनी बढ़िया है कि इतनी अच्छी सरसों और तंबाकू की खेती मैंने कहीं नहीं देखी जितनी अच्छी गंजूरिया पहाड़ी क्षेत्र में उसने देखी, जो कि राजमहल पहाड़ियों का ही एक हिस्सा थी। उसने पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली थी। चूँकि पहाड़िया लोग जा चुके थे, संथाल लोगों ने पहाड़ियों को पार किया था और उन प्रदेशों में खेती करने के लिए उनको विकसित किया था। जब उसने देखा बुकानन ने कि मानव श्रम के प्रयोग से यहाँ हाल ही में जुताई की गई थी, तो उसने सोचा कि किसी भी इस क्षेत्र को विश्व के किसी भी सुंदर क्षेत्र में बदला जा सकता है। यद्यपि यहाँ की जो भूमि थी वो चट्टानी थी, किंतु इन चट्टानी क्षेत्रों में भी सरसों और तंबाकू की उसने जो खेती देखी थी, जो फसलें देखी थी, वो और कहीं नहीं। यानी कि संथालों ने कृषि सीमाएं बढ़ा ली थी। जो ज़मीन पड़ती रहती थी, जिस पर कुछ होता नहीं था, उपज नहीं होती थी, उनमें भी वो खेती करने लगे। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे और उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया था।
संथाल लोग वहाँ 1800 के आसपास आए थे और वहाँ रहने वाले पहाड़िया जो लोग थे उनको नीचे की तरफ भगा दिया था। जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे? प्रश्न यहाँ उठता है, आज का प्रश्न। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है, संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे, यानी वो कैसे पहुंचे? इस प्रश्न का हमें जवाब देना है। आज के लिए हमारा यही प्रश्न कि वो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे पहुंचे और पहाड़ियों को खदेड़ करके वो कैसे वहां पर बस गए। तो संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे, इसके लिए संथाल 1780 के दशक को, कब? 1780 के दशक में बंगाल में आने लगे थे। क्योंकि बंगाल प्रांत की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। जमींदार लोग क्या करते थे? अपनी खेती की भूमि का विस्तार करने के लिए, चूंकि संथाल लोग बड़े मेहनती होते थे, तो जमींदार लोग उनको ले आते थे बाहर से और उनसे अपनी जो भूमि थी, कृषि भूमि, उसका विस्तार करवाने के लिए, मतलब जंगलों का सफाया कर दो, बड़े बड़े खेत बना लो, ऊबड़ खाबड़ भूमि है उस भूमि को समतल बना लो, और ये काम में वो उनको मजदूरी पर रखते थे। बंगाल के जमींदार संथालों को अपने खेतों का विस्तार करने या कृषि क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के लिए उनको मजदूरी पर रखते थे या भाड़े पर रखते थे। और ब्रिटिश अधिकारियों ने जंगल महालों में बसने का, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने क्या सोचा था कि हम उन्हें जंगल और महालों में बसने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें निमंत्रण दिया था कि आप जंगल और महालों में बस जाओ। जंगल जो कि निर्जन थे, वहाँ केवल पहाड़िया लोगों का ही राज चलता था, तो जंगलों में अगर उनने सोचा ब्रिटिश शासन ने कि संथाल लोग बस जाएंगे तो जंगलों की सफाई भी हो जाएगी और पहाड़िया लोग भी वहाँ से चले जाएंगे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया? महालों में बसने के लिए, महाल क्या होता है? नहीं, एक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र को महाल, एक इकाई मानी गई थी कि 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, इस प्रकार से एक उस क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को एक महाल माना जाता था। तो महालों में और जंगलों में बसने के लिए उनको निमंत्रण दिया था। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासक या कंपनी के अधिकारी लोग उन पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे, पहाड़िया लोगों पर, लेकिन काबू वो पा ना सके और वहाँ जाकर के खुद बसने का प्रयास किया तो वो खुद नहीं बस पाए वहाँ पर, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया कि क्यों ना यहाँ संथालों को बसा दिया जाए। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। पहाड़िया लोगों से कहा गया कि आप मतलब जंगल को काट करके हल से यहाँ खेती करो, लेकिन वो हल से खेती करने के लिए राजी नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। फिर भी ब्रिटिश शासन के कुछ अधीन आ गए थे, कुछ लोग उनके अधीन आ गए थे ब्रिटिश शासन के, जिन्होंने शर्तें मान ली थी, लेकिन वो हल चलाने के लिए तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रव करने लगते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, जबकि संथाल लोग आदर्श बासिंदे, एक सच्चे नागरिकता की तरह, सच्चे व्यक्ति की तरह रहते थे, शांत प्रवृत्ति के थे और ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के आदेशों का पालन करते थे, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और जंगलों का सफाया करने में भी संथालों को कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे, पूरी ताकत लगाकर। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। उपनिवेशवादी शासन ने संथालों को जमीनें दे दी
और राजमहल की तलहटी, तलहटी पहाड़ी का निचला हिस्सा होता है, पहाड़ी ऊंची होती है, उसका जो निचला हिस्सा होता है जहाँ पानी भर जाता है, पहाड़ की जड़ें जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर, तो वहाँ खेती करने के लिए वो तैयार हो गए। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। 1832 तक क्या किया था, जमीनों का एक बड़ा इलाका लिया उन्होंने और जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह, जमीन के एक बड़े इलाके, जमीन का उन्होंने एक बड़ा इलाका लिया और क्या किया था, दामिन ए कोह, दामिन ई कोह, इसको अंडरलाइन कर लो, के रूप में सीमांकित कर दिया गया। दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया था। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। यानी दामिन एक ई कोह क्या थी, भूमि की एक सीमांकित कर दिया, जिस भूमि को संथालों ने जंगल साफ करके निकाला था और मेहनत से जुताई करते थे, अच्छी फसल उगाते थे, उस जगह का नाम दामिन ई कोह रख के उसको सीमांकित कर दिया गया और इस भूमि को संथालों की भूमि कहा जाने लगा। सरकार ने भी संथालों की भूमि घोषित कर दिया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, यानी अब इस दामिन ई कोह इलाके के भीतर कौन रहेंगे, संथाल रहेंगे। हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। उन्हें हल चलाकर खेती करनी थी और क्या बनना था, स्थायी किसान बनना था। चूंकि पहाड़िया लोग स्थायी किसान नहीं बन पाए, वो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि करते थे, इसलिए वो स्थायी किसान नहीं बन पाए। लेकिन जो संथालों के द्वारा भूमि तैयार की गई थी, इसको दामिन ई कोह कह के सीमांकित किया गया और इसको संथालों की भूमि घोषित किया गया। और इस प्रकार यहाँ पर ये हल से वहाँ जुताई करते थे और इन्हें स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। मतलब संथालों को जो भूमि दी जाती थी, जंगल दिया गया, उनको जो अनुदान पत्र लिखती थी सरकार, अनुदान पत्र कौन लिखती थी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार उनके लिए अनुदान पत्र लिखती थी। उसकी पहली शर्त थी, क्या थी शर्त, कि कम से कम 10वें भाग को साफ करके, जो भूमि आपको दी जा रही है उसका 10वां हिस्सा कम से कम साफ करके 10 वर्ष तक खेती करो तो तुम्हारी ये भूमि हमेशा के लिए हो जाएगी। ऐसा संथालों के दान पत्र में लिखा जाता था। उनको जो भूमि दी जाती थी, अनुदान पत्र की ये शर्त थी। जैसे किसी संथाल को 100 एकड़ भूमि दे दी, कितनी दे दी, 100 एकड़ भूमि दे दी कि ये इस भूमि का आप सफाया करके यहाँ खेती करोगे, तो उसको कम से कम 10 वर्ष तक, इनके पास इतने संसाधन तो नहीं होते थे, हाथ की मानव श्रम के प्रयोग से ही ये सब कुछ करते थे। तो क्या करते थे, ये अपने हाथ से मेहनत करके जुताई करके उस 100 एकड़ में से कम 10 एकड़ भूमि पर 10 वर्ष तक खेती करेंगे। ये शर्त पर उन्हें अनुदान पत्र लिखा जाता था। उसका 10वां हिस्सा, 100 एकड़ का 10वां हिस्सा 10 एकड़ हुआ ना, उस पर उन्हें कम से कम 10 वर्ष तक खेती करनी थी। धीरे धीरे वो विस्तार करते जाएंगे, 10 से 12, 15 इस प्रकार से सारी भूमि पर खेती करने लगेंगे और वो उनकी भूमि हो जाएगी। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। यानी संथालों को जो भूमि दी गई थी, जहां ये खेती करते थे, सीमांकित की गई थी, इसका नाम था दामिन ई कोह।
दामिन ई कोह। इसका एक नक्शा बनवाया गया, सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंबे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित की गई और जो भूमि थी उनकी दामिन ई कोह, चारों ओर उसके खंबे गड़वा करके उसको परिसीमित कर दिया गया। ऐसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। पहाड़ी भूमि से इसको अलग कर दिया गया, जो पहाड़ी लोग अंदर चले गए थे उस भूमि से इसको अलग कर दिया गया। अब क्या हुआ, दामिन ई कोह की सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। जब चारों तरफ खंबे गाड़ करके इसको परिसीमित कर दिया गया तो संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, कितनी थी? संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, ये निश्चित रूप से बढ़ी है, तेजी से बढ़कर 1851 तक। देखिए कितनी तेजी से बढ़ी, 1851 तक 1473 हो गई। बताइए, केवल 10 और 11 वर्ष में ही 38 थी ना, 12-13 वर्ष में 40 से लेकर 1473 हो गई। कितने गांव बढ़े, बड़ी तेजी से गांवों की संख्या इनकी बढ़ी। इस अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जनसंख्या भी इन्होंने खूब बढ़ा ली, जहां 3000 थी अब 82,000 हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व में वृद्धि होती गई। खेती का विस्तार हुआ तो कंपनी की तिजोरियों में राजस्व की भी वृद्धि होती गई, कंपनी की भी आमदनी बढ़ती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। यानी 19वीं शताब्दी में संथाल लोग जो गीत गाते थे या जिनके जो मिथक होते थे, जो उनकी कहावतें होती थी उनके बारे में, इन सब में उनकी लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन ई कोह में आकर मानो उनकी यह यात्रा को पूर्ण विराम लग गया था। कहाँ पर? दामिन ई कोह में आकर उनको पूर्ण विराम लग गया था। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने, जो पहाड़िया लोग वहाँ रहते थे, पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, संथालों का प्रतिरोध किया। जैसे ही संथाल पहाड़ी इलाकों में घुसे जहाँ की पहाड़िया लोग रहते थे, तो सबसे पहले पहाड़िया लोगों ने संथालों का प्रतिरोध किया। पर अंत तो गत्वा, वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के कारण, अंत तो गत्वा मतलब अंत में पहाड़िया लोग पहाड़ियों के भीतरी इलाके में चले गए। उस स्थान को छोड़ करके जाने के लिए वो मजबूर कर दिया उनको। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। मतलब जब वो निचले के इलाके में चले गए तो फिर ऊपर आने के लिए उन्हें सीमित कर दिया गया। वो इधर नहीं आ सकते थे और जाकर के पहाड़ी के निचले इलाकों में ही रहते थे। कौन? अंदर जाकर के गहराई में राजमहल की पहाड़ियों के अंदर वाले हिस्से में कौन पहुंच गए थे? पहाड़िया लोग चले गए। तो उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया। उन्हें रोक दिया कि अब वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया है। वो कहाँ रहेंगे? पहाड़ी के ऊपरी भागों में रहेंगे। कौन? पहाड़िया लोग। और संथाल लोग निचले इलाकों में रहेंगे जहाँ वो खेती कर सकते थे, जिसका नाम दामिन ई कोह पड़ गया था। इससे उनके रहन सहन
तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। क्योंकि पहाड़ पर ऊपर रहना पड़ता था, खेती के लिए अब भूमि नहीं बची थी, तो अब वो जाकर के पहाड़िया लोग गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरा का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। झूम खेती, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, तो झूम खेती का काम होता है नई से नई जमीन पर होती है, बदल दी जाती है, जहां उर्वरा होती है जमीन वहीं हो पाती है खेती है। लेकिन अब उनको पहाड़ी के ऊपरी इलाके पर सीमित कर दिया गया था पहाड़िया लोगों को, तो अब झूम खेती भी उनकी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी, जिससे वो गरीब होते गए और उनके रहन सहन और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वो गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरा का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अब सर्वाधिक उर्वरा जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। जो उर्वरक भूमि थी अब उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि अब वो दामिन इकोह का हिस्सा बन गई थी। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो दामिन इकोह वह जमीन थी जो उर्वरक थी, जहां अधिक उपज होती थी, जिस पर संथाल लोगों को परिसीमित कर दिया गया था, संथाल लोगों को दे दी गई थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। अब पहाड़िया लोगों में जो झूम खेती का तरीका था, अब उसमें भी उन्होंने सफलतापूर्वक उसको नहीं कर पाए। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे। अब वो क्या करने लगे? संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। पहाड़िया लोग क्या करते थे? शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहाड़िया लोग अब इस क्षेत्र में जंगल की खेत को साफ पहाड़िया लोग झूम खेती को छोड़ चुके थे। जब इस क्षेत्र के जंगलों की खेती को साफ कर दिया गया तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। झूम खेती भी चली गई उनकी, और जो शिकार करते थे जंगल से अब वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि अब शिकार भी नहीं कर पाते थे और झूम खेती भी उनके लिए उपलब्ध नहीं थी, दुर्लभ हो गई थी। इसके विपरीत संथालों का क्या हो रहा था? इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। संथाल लोग पहले खानाबदोश थे, खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, जैसा कि हम उनके गीतों और मिथकों में पढ़ के आए हैं। उनकी लंबी यात्रा रही है, तो उसमें वो क्या थे? खानाबदोश थे। खानाबदोश वह होता है जहाँ खाना मिलता है वहाँ पहुँच जाता है। इस जिंदगी का उनकी समापन हो गया। अब क्या होता है? अब उनकी जिंदगी में स्थायित्व तो आ गया था और जाकर के अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे। अब संथाल लोग जो इधर उधर भटकते थे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए अब वो वाणिज्यिक फसलों की खेती भी करने लगे थे, जिससे उन्हें धन प्राप्त होता था और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। जब उनके पास खेती अच्छी होने लगी, वाणिज्यिक कृषि हुई, तो अब व्यापारियों और साहूकारों के साथ भी लेन देन करने लगे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। अब संथालों ने भी सोचा कि ये ज़मीन हमारे हाथों से निकलने वाली है। चूँकि अब वो ज़मीन अच्छी हो चुकी थी, वहाँ अच्छा कर मिलता था अंग्रेज सरकार को, उपनिवेशवादी शासन को, तो वे बड़े बड़े कर लगाने लगे, मोटे मोटे कर लगाने लगे। जब कर ज़्यादा लगाने लगे तो वो भूमि उनके हाथ से निकलने लगी। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार, जिन्हें दिक्कू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, साहूकारों को दिक्कू कहा जाता था, वो भी अब इस जमीन पर ऊंचे ब्याज दर लगा रहे थे और कर्जा अदा ना किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर लेते थे। अगर संथाल लोग साहूकारों से धन लेते थे उधार, तो ये लोग ऊंची ब्याज दर पर इनको कर्ज देते थे और जब ये कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उस जमीन पर कब्जा कर लेते थे। सरकार ने बड़े बड़े कर लगा दिए तो कर चुकाने में असमर्थ हुए संथाल, और अगर कर्ज ले लेते थे वो तो जाकर के साहूकार ऊंचा ब्याज लगाकर उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। तो संथालों को अब लगने लगा था कि अब ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल रही है और जमींदार लोग
दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। अब तो जमींदार भी कहने लगे थे कि जो दामिन इकोह का इलाका है ये हमारे नियंत्रण में है। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के इसके विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। संथाल अब समझने लगे थे कि साहूकारों, जमींदारों और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया था। संथालों ने 1855 और 56 में जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसलिए इनके पूरे क्षेत्र को संथाल परगना कहा गया, यानी संथाल परगने का निर्माण हो गया था, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर, बीरभूम जिलों में ले लिया गया। भागलपुर और बीरभूम जिले बंगाल में ही स्थित थे, इसलिए इन जिलों को ले लिया गया था और इन यहाँ का 5500 वर्ग मील का क्षेत्र संथालों के एक परगने के रूप में विकसित कर दिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब औपनिवेशिक राज को ये पता था, आशा कर रहा था कि संथालों के लिए नया परगना यदि हमने बना दिया तो ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। यहाँ हम एक स्रोत की ओर बढ़ते हैं। स्रोत इसमें हैं 3। संथालों के बारे में बुकानन के विचार। बुकानन ने संथालों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं। बुकानन लिखता है संथाल लोग नई जमीनें साफ करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं। रहते कैसे? नीचता मतलब गंदे तरीकों से वो रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती है। जो झोपड़ियाँ होती हैं उसमें कोई बाड़ नहीं होती है। ऊपर से छप्पर होता है लेकिन बगल से कोई बाड़ नहीं होती है। और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं, जिन पर भीतर की ओर लेप यानी पलस्तर लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती हैं। उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। इस प्रकार की उनकी झोपड़ियाँ थी। ये संथालों का है। इसके बाद स्रोत 4 आता है, कड़ुआ के पास की चट्टानें। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों में से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद में चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, यानी वो आगे चलता है। कहते मैं आगे 1 मील चला और वहाँ चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जहाँ शिलाओं का एक फलक बना हुआ था, आ गया, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और काला अबरक लगा है। वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला फेल्डस्पार, सफ़ेद सा क्वार्ट्ज और काला अबरक था। ये 2 स्रोत हो जाते हैं और इन 2 स्रोतों के बाद हम यहाँ एक चित्र दिया गया है 9.12। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए। संथाल लोग किससे युद्ध करते हैं? यहाँ पर ब्रिटिश राज के सिपाहियों से। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था उसका नाम था सिंधु माझी, जो कि संथाल विद्रोह का नेता था। और यहाँ पर संथालों को ब्रिटिश सिपाहियों से युद्ध करते दिखाया जा रहा है। 23 फरवरी 1856 को। बात कब की है ये? 23 फरवरी 1856 की बात है। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र, यानी कि एक न्यूज है यहाँ। 23 फरवरी 1856 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में, ये वहाँ की न्यूज है, उसमें ये प्रकाशित चित्र है। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश आरक्षण को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई देते थे, अब नृशंस एवं
बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए थे। मतलब वहाँ न्यूज में छपा था ब्रिटेन में, और उस न्यूज में ये छापा गया था कि जो गांव पहले शांत दिखाई देते थे अब वो बर्बरता के केंद्र बन गए, अब वहाँ हिंसा होने लगी है। देखिए किस प्रकार से ये ब्रिटिश सैनिकों को मार देते थे। अगला चित्र है 9.13। संथालों के गांव जल रहे हैं। यहाँ देखो जलते हुए गांव दिखाई दे रहे हैं, इनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गई है। पहाड़ी के निचले इलाकों में ये बसे हुए हैं, ऊपर पहाड़िया लोग रहा करते थे, नीचे संथाल लोग हुआ करते थे। तो संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के में प्रकाशित चित्र, ये भी उसी न्यूज का प्रकाशित चित्र है। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। जो संदिग्ध व्यक्ति थे उस समय इनको पकड़ लिया गया है, और पकड़ने के बाद गांव को आग लगा दी गई। जो लोग विद्रोह में शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है और उनके गांव के गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए। ब्रिटेन की जनता को ये न्यूज एजेंसी थी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज जो थी, उसने ब्रिटेन के गांव में ब्रिटेन की इस हालत को ब्रिटेन में दिखाया गया कि वहाँ कैसे संथालों के साथ बर्बरता की जा रही है और कैसे इनके गांव को जला दिया गया। जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं। यानी वहाँ के गांव के लोगों को संथालों के जलते हुए गांव के चित्र दिखाए गए, ये दिखाने के लिए कि ब्रिटेन शासन कितना शक्तिशाली है और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। ये भी बताना चाह रहे थे कि वो किस प्रकार से उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, विद्रोहों को कुचल सकते हैं और अपने विद्रोह को किस प्रकार से स्थापित करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आप इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पाठक हैं, पाठक मतलब पढ़ने वाले हैं। चित्र 9.12, 9.13 और 9.14 में चित्रित दृश्य के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इन चित्रों से आपके मन में संथालों की क्या छवि बनती है, ये आपको सोचने का विषय है। यहाँ हम 9.14 पर आ जाते हैं। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक घोड़े पर सवार हैं, उनके बगल में कुछ सैनिक चलते हैं जो अपने हाथ में भाला लिए हुए हैं। संथालों को एक रस्सी के सहायता से बांधा गया है और इनको कैदियों के रूप में ले जाया जा रहा है। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। ये भी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856 का ही हिस्सा है। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं, ये चित्र क्यों बनाए जाते हैं, यानी इस चित्र को दिखाने का इस न्यूज़पेपर के माध्यम से या इस न्यूज एजेंसी के माध्यम से इस चित्र को दिखाने का क्या उद्देश्य है। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो विजय गर्वित होकर, विजय से प्रफुल्लित होकर, विजय गर्वित का मतलब है विजय से प्रफुल्लित होकर या विजय के मद में चूर होकर के किस शान से हाथी पर सवार हैं। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोह अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं, यानी जो विद्रोही हैं या विद्रोह हैं उनको जंजीरों से बांधकर जेल की ओर ले जाया जा रहा है। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजेय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ हमारा एक संदेश आपके लिए जाता है। जो निष्कर्ष उन्होंने पूछा है कि आपने ब्रिटिश इलस्ट्रेटेड लंदन जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के माध्यम से जो चित्र देखे हैं 10 से लेकर के 13 तक के जो चित्र आपने देखे, इन चित्रों को देखकर आपके मन में संथालों के प्रति क्या भावना बनती है। तो चूंकि हम बता सकते हैं, हम देख सकते हैं ब्रिटिश शासन के जो न्यूज़ एजेंसी है वो केवल ब्रिटेन में ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि ब्रिटिश शासन कितना मजबूत है और उसके खिलाफ उठने वाली प्रत्येक आवाज़ को वो किस बर्बरता से कुचल सकता है, ये दिखाने के लिए किया गया। लेकिन ये संथालों के साथ बर्बरतापूर्ण कृत्य है और ऐसे कृत्य संथालों के साथ नहीं किए जाने चाहिए। नमस्कार।